हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। हमारा क्लास 12th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर चल रहा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्राथमिक क्रियाएं, और ये उसका 5th एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं जो पिछले एपिसोड में हमने छोड़ा था। हमने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के टाइप्स की। हमने बात की थी जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है और उसके बाद जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है उनके बारे में, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या उनकी विशेषताएं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट एपिसोड में। आज हम उसी स्टोरी को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ और कृषि के प्रकार की बात करेंगे। हम बात करेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, वाणिज्यिक अनाज कृषि की, डेयरी फार्मिंग की, और उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, उनकी विशेषताएं, कहाँ पर ये की जाती है, ये सब कुछ हम पढ़ने समझने जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल शब्द है, इसका मतलब व्यापारिक उद्देश्य के लिए कृषि की जाती है। और ग्रेन फार्मिंग मतलब यहां पर भी मुख्य जो फसल रहेगी वो रहेगी अनाज, खाद्यान्न। जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वहन का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से भी किया जाने लग गया। यह कमर्शियल का अर्थ है कि जब किसान फसलों का उत्पादन व्यापार को ध्यान में रख करके या बाजार को ध्यान में रख करके करता है तो वो व्यापारिक कृषि कहलाती है। यानी कि मार्केट में बेचने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है वो व्यापारिक कृषि होती है। अब व्यापारिक कृषि है, उसमें काफ़ी सारी फसलें होती हैं। आप अपने आसपास देखोगे, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो कपास है, बोई जाती है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? मार्केट में बेचना होता है, घर पे तो उपयोग में नहीं लाई जाती। ऐसे ही शुगर केन है, वो क्या है? कैश क्रॉप है, व्यापारिक फसल है, क्योंकि इसको भी मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ही बोया जाता है। ऐसे ही जो मस्टर्ड है, सरसों है, तो ऐसे काफ़ी सारी फसलें हैं जिनका उद्देश्य होता है मार्केट में बेचना। तो ऐसी कृषि जिसमें किसान फसलें मार्केट में या बाजार में बेचने के उद्देश्य से बोता है, उनका उत्पादन करता है, तो उसे हम व्यापारिक कृषि बोलते हैं। और यहाँ पे हम बात करें व्यापारिक अनाज कृषि की, यानी यहाँ पर मार्केट में बेचने के उद्देश्य से प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन किसका हो रहा है? अनाजों का हो रहा है, खाद्यान्नों का हो रहा है। तो जब जीवन निर्वाह कृषि है वो थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत हो जाती है। जीवन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो। अब वहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो वहाँ उत्पादन तो अधिक हो रहा है, लेकिन उपभोग भी अधिक है। भारत जैसे देश में हम अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन खपत भी बहुत है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अनाजों का उत्पादन होता है लेकिन जनसंख्या उतनी अधिक नहीं है, कृषि योग्य भूमि अधिक है, तो वहां पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। यह कृषि विकसित देशों में जहां भूमि अधिक और जनसंख्या कम है उनमें की जाती है। ओके, वहां क्यों की जाती है? क्योंकि कृषि योग्य जमीन अधिक है, प्रोडक्शन है वो अधिक हो रहा है, प्रोडक्शन हमारे यहाँ भी अधिक हो रहा है, लेकिन वहां जनसंख्या कम है, इसलिए वो मार्केट में बेच पाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये वाणिज्यिक अनाज कृषि कहलाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं एक एक करके। इसमें पहली जो विशेषता ये है कि इसमें बड़े आकार के खेत होते हैं, बड़े पैमाने पर इसकी कृषि की जाती है। इसमें जो खेतों का आकार है वो 240 से 1600 हेक्टेयर तक हो सकता है। बड़े आकार के, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 किले जमीन। ओके, तो 240 से 1600 हेक्टेयर, 1600 हेक्टेयर का मतलब हो गया 4000 एकड़ जमीन, बहुत बड़ा एक इलाका आ जाएगा। वहाँ पर एक ही प्रकार की फसल बोई जाएगी। किसके उद्देश्य से? मार्केट के उद्देश्य से। तो पहली विशेषता ये खेतों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरा ये कि इसमें मशीनों का उपयोग है वो अधिक किया जाता है। इसमें खेत तैयार करने से लेकर फसल काटने तक का सारा जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन, विनोवर, ये मुख्य यंत्र है जो उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ऑलरेडी कम है, तो इसलिए वहाँ पर अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होता है। तीसरी जो विशेषता है, क्योंकि ये वाणिज्यिक अनाज कृषि है तो मुख्य जो फसल होती है वो अनाज होती है। उनमें से भी मुख्य फसल है वो गेहूँ है। गेहूँ के अलावा यहाँ पर जो जई, राई, तिलहन इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन क्योंकि बड़े पैमाने पे होता है तो उनको भंडारित करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, और वो गोदाम भी जहाँ खेत होते हैं वहीं पर डेवलप किए जाते हैं। इसमें क्योंकि मशीनों का उपयोग अधिक हो रहा है तो एक विशेषता ये भी होती है, इसमें मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है, यानी हाथों से काम है वो कम किया जाता है, तो इसलिए श्रम की आवश्यकता वो अपेक्षाकृत कम रहती है।
इसमें प्रति हेक्टेयर उपज हालांकि कम रहती है क्योंकि उतना ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग नहीं होती, उतना ज़्यादा केयर नहीं हो पाती क्योंकि बड़े पैमाने पे किया जाता है, श्रम की कमी होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। प्रति हेक्टेयर तो कम है, एवरेज कम है, औसत कम आ रही है, लेकिन क्योंकि खेतों का आकार बड़ा है, कम लोग बड़े आकार के खेत में कृषि करें तो यहाँ प्रति व्यक्ति उपज है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे यूरेशिया के स्टेपीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज हैं, अर्जेंटीना के पंपास हैं, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हैं, न्यूजीलैंड के कैंटबरी के मैदान हैं, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। इन सभी घास के मैदानों के बारे में आप पीछे जो क्लासेज है 7th क्लास में आपने पढ़ना शुरू किया था, आगे की क्लासेज में भी पढ़ा है आपने। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान, अगर इतना भी लिखोगे तो भी पर्याप्त रहेगा कि वहाँ पर ये कृषि की जाती है। और मुख्य तौर पर जो विकसित भाग है हमारे विश्व का, उन सभी भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि अलग अलग देशों में ये स्पीड, गति, वृद्धि अलग अलग है, लेकिन कुछ देशों में क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, प्रवास के कारण काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, तो उन सब कारणों से कृषि का क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित हैं और यह कृषि यंत्रीकृत और उच्च तकनीक पर आधारित कृषि होती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की। अब इसमें अगर विशेषताएं लिखना हो तो इसमें क्या उपयोग किया हमने, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, खेतों का आकार अधिक बड़ा होता है, अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, अधिक रासायनिक खाद और केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, इसमें उत्पादन अधिक रहता है, लाभ अधिक रहता है। यानी जो इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा था, गहन जीवन निर्वाह कृषि है उसके बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार की विशेषताएं होती हैं, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पर और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है, खेतों का आकार ज़्यादा बड़ा होता है, मानवीय श्रम कम रहता है यहाँ पर। और ये उन देशों में की जाती है जो विकसित देश है और जनसंख्या वहाँ पर कम है। तो ये थी पहले प्रकार की जो कृषि आज के सेशन की हमने डिस्कस की। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम डेयरी फार्मिंग की। ये भी कृषि का एक प्रकार है। डेयरी फार्मिंग के बारे में या डेयरी के बारे में आप परिचित होंगे और कभी ना कभी आपने विजिट जरूर किया होगा डेयरी के ऊपर। हालांकि ये उतने बड़े पैमाने की डेयरी नहीं होती जो आसपास आपने विजिट किया या देखा है। जो डेयरी वेस्टर्न कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में वहाँ पर होती है वो एक विस्तृत तौर पर होती है, व्यापारिक तौर पर होती है। तो डेयरी फार्मिंग क्या है, पहले वो जान लेते हैं कि दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, पाउडर, दूध, दही आदि के लिए दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं को पालने के व्यवसाय को हम डेयरी या दुग्ध कृषि के नाम से जानते हैं। इसे हम डेयरी फार्मिंग बोल देते हैं या फिर इसे दुग्ध कृषि के नाम से जानते हैं। यानी किसके लिए पाला जा रहा है पशुओं को? दूध या दूध से बने उत्पादों के लिए, यानी उनकी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए उनको पाला जा रहा है, तो ये डेयरी फार्मिंग कहलाता है। यानी अगर आपने घर में पशु रखे हुए हैं और वो आप कमर्शियल उद्देश्य से नहीं पाल रहे हो तो वो डेयरी फार्मिंग नहीं है। हो सकता है आप कभी कभी डेयरी में या जैसे गांव में होता है कि डेयरी में दूध दे रहे हो, वहाँ पे देने चले गए, तो वो भी कमर्शियल नहीं होगा। कुछ जगह पे ये ऐसा होता है कि 10 से 12 पशु रख लिए और हम बोलते हैं कि उसके घर में या उनके पास तो डेयरी है। वो भी डेयरी का एक रूप है, लेकिन वो बड़ा संकुचित सा रूप है। कमर्शियल लेवल की बात करें, हम यूरोपियन देशों से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा रूप होता है। वहाँ पे हजारों पशु एक साथ रखे जाते हैं, बड़े आकार के खेत होते हैं। तो है ये डेयरी फार्मिंग है, लेकिन हमारे देश की जो डेयरी फार्मिंग ज़्यादातर होती है उसको हम उतना कमर्शियल नहीं मान सकते। अब डेयरी फार्मिंग है उसकी विशेषता क्या होती है विश्व स्तर पर हम बात करें इसमें, तो उसमें पहली जो विशेषता होती है कि इस व्यवसाय में सर्वाधिक उन्नत और दक्ष तकनीक की सहायता से दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। यानी कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तकनीक है, ज्ञान है, वो अपनाया जाता है और उस बेस पर पशुओं का पालन किया जाता है। और पालन किसके लिए? वाणिज्यिक क्षेत्र पर, कमर्शियल जो बेस है उसके आधार पर, यानी मार्केट में सामान को, उत्पाद को बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए उनका पालन किया जाता है। इसमें मानवीय श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जब नवीन तकनीक के साथ या बहुत अधिक केयर के साथ जब पशुपालन किया जाता है तो इसमें सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, यानी 24 घंटे उनकी केयर करनी होती है। तो मानवीय श्रम है बहुत अधिक चाहिए होता है, पूंजी की भी आवश्यकता अधिक होती है। आप आसपास देखते हो कि पशु है,
एक भी अगर पशु है तो उसकी केयर टेकिंग के लिए या फिर उसकी खुद की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब कमर्शियल लेवल पे है, गुणवत्ता की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, मानवीय श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इसमें पशुओं के आवास, चारा भंडारण, दुग्ध उत्पादन में प्रयुक्त यंत्रों पर पूंजी व्यय अधिक होता है। जैसे उनके आवास के लिए जैसे दिन के लिए या रात के लिए, या टेम्परेचर अगर डाउन है या बहुत अधिक है तो आवास का प्रबंध करना होता है, समुचित हवायुक्त होना चाहिए। चारा भंडारण के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में पशु है, अगर घर में 2 या 4 हो तो भी हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें चारे का भंडारण करना होता है, स्टोरेज करना होता है, सूखे चारे का भी। तो वहाँ पर भी सूखे चारे के स्टोरेज के लिए काफ़ी पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से दूध उत्पादन के लिए, क्योंकि मशीनों का उपयोग किया जाता है, तो उनके लिए भी पूंजी की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहती है। इसमें जो पालित पशुओं के पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए मानवीय श्रम है, जैसे कृषि में हम देखते हैं तो कृषि में क्या होता है, कुछ महीनों के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, कभी आवश्यकता होती भी नहीं है। जैसे किसान है, वर्ष के 4 या 5 महीने खाली बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पूरे वर्ष भर मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक रहती है इसमें। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, उनके प्रजनन, पशु चिकित्सा पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, तो इस कार्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा विकसित तरीके से एक मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, प्रबंधन किया जाता है, और इसके लिए स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा उस पर फोकस अधिक किया जाता है। तो ये अगेन बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और साथ में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, और चिकित्सा सुविधा की भी आवश्यकता होती है। इस कृषि में व्यवसाय का नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में किया जाता है, यानी डेयरी फार्मिंग है। वैसे तो ये दूर के इलाकों में भी संभव हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः जो बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के उत्पादों की मांग अधिक होती है, या फिर जो औद्योगिक केंद्र होते हैं जहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर इन उत्पादों की मांग अधिक होती है, तो उनके समीपवर्ती इलाकों में ये किया जाता है। इससे प्राप्त जो ताज़ा दूध या अन्य डेयरी उत्पादों की खपत है, इन्हीं नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में हो जाती है। आप शहरों में देखते हो कहाँ से आता है इतना जो दूध आता है सुबह, तो आसपास के इलाकों में जो डेयरी होती है वहीं से ही सप्लाई किया जाता है। तो ऐसा ही रखा जाता है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। छोटे शहर हैं उनके आसपास भी होता है, लेकिन उसी लेवल पे उनका इतने बड़े पैमाने पर वो नहीं हो पाता। तो ये जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें सिर्फ यही नहीं कि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर चाहिए, पूंजी अधिक चाहिए, इसके साथ साथ यातायात के साधनों का विकास भी होना चाहिए। यातायात के साधन, क्योंकि सप्लाई करना है वहाँ से दुग्ध या दुग्ध से बने उत्पाद को शहरों तक, या कोल्ड स्टोरेज है उनका भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दुग्ध ही सप्लाई किया जाए, दूध ही सप्लाई किया जाए। उनसे बने उत्पाद या दूध को स्टोर करके रखना है, एक साथ सुबह या शाम को, इवनिंग में सप्लाई करना है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो ये सुविधाएं भी वहीं पर उपलब्ध होती है ताकि उसको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। तो ये थी इस व्यवसाय की, यानी डेयरी फार्मिंग की कुछ विशेषताएं। मोटे तौर पे रिकैप्चुलेट करें, समराइज करें तो क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। पशुपालन का उद्देश्य व्यापारिक होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, यातायात के साधनों की आवश्यकता अधिक रहती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसमें चारे के भंडारण के लिए भी बड़े पैमाने पर भूभाग और पूंजी की आवश्यकता होती है। मशीनों का, तकनीक का उपयोग भी किया जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए, और ये अधिकांशतः कहाँ होता है, बड़े शहरों के आसपास होता है। अब हम विश्व वितरण की बात करते हैं कि विश्व में, वर्ल्ड में कहाँ पर डेयरी फार्मिंग है वो ज़्यादा प्रचलित या ज़्यादा विकसित अवस्था में। उत्तर पश्चिमी यूरोप में, यहाँ पर, यानी कि हम नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करें, हम बात करें फ्रांस की, जर्मनी की, हम बात करें ब्रिटेन की, बेल्जियम की, नॉर्वे की, डेनमार्क की, नीदरलैंड की, उन देशों की बात करें तो वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहाँ पर, इसके साथ साथ कनाडा के भी दक्षिण पूर्वी भाग में ये ज़्यादा विकसित अवस्था में है। तो ये थी डेयरी फार्मिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग की। मिक्स्ड फार्मिंग जब शब्द हम सुनते हैं तो मन में ये आता है कि मिक्स्ड फार्मिंग मतलब फसलों को मिला करके बोना, एक साथ बोना, लेकिन ये अर्थ नहीं होता। ज़्यादातर के माइंड में यही आता होगा,
हमने 10th क्लास या 9th क्लास में भी ये टॉपिक किया था, आपने अगर पढ़ा है तो याद होगा आपको कि उसमें भी किया था कि मिक्स्ड फार्मिंग है और मल्टीपल क्रॉपिंग है, वो दो अलग अलग चीज़ें। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है कि इसमें कृषि के साथ यानी कि पौध पालन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यानी इसमें फसलों की आधुनिक पद्धति से की जाने वाली कृषि है और उसके साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। यानी पौध पालन और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं, तो उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से साथ में बड़े आकार के खेत हैं जहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कमर्शियल यहाँ पर पशुपालन भी किया जा रहा है। इस कृषि की विशेषताएं क्या हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं रहेगी इस कृषि की। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन साथ साथ किया जाता है, दोनों चीज़ें। पहली चीज़ तो विशेषता तभी ये मिश्रित कृषि है। दूसरा, इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता। जिस पर बोई जाने वाली फसलें उनमें गेहूँ, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल, कंद मूल इकट्ठे होते हैं। यानी कि इसमें खाद्यान्न के साथ साथ चारे की फसलें हैं उनको भी पर्याप्त स्थान देना होता है। यानी चारे की फसलें मिश्रित कृषि में अनिवार्य रूप से उगाई जाएगी क्योंकि हम पशुपालन कर रहे होते हैं। एक और जहाँ कृषक कृषि के जो कृषि फसलें हैं उनके उत्पादन से आय प्राप्त करते हैं, दूसरी तरफ वो पशुपालन से भी आय प्राप्त करते हैं, यानी कि दोहरा लाभ होता है। तो इसमें दोनों चीज़ें की जाती है तो लाभ दोहरा होता है, दोनों आय होती है। यानी कि कृषि भी की जा रही है, पशुपालन भी किया जा रहा है। और पशुपालन में मुख्य तौर पर जो पशु होते हैं जिनका पालन किया जाता है उनमें गाय, बैल, सुअर, मुर्गी पालन इत्यादि भी शामिल होता है। इस कृषि के अंतर्गत खेतों की मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों के क्रमिक अनुक्रमण का स्वरूप अपनाया जाता है। कि ये नहीं होता कि एक ही फसलें एक ही प्रकार से ली जाती है, फसल चक्र को अपनाया जाता है ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो बनी रहे। अब जैसे हम आसपास देखें तो गेहूं बो दिया तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार गेहूं बोएं। अगर बार बार हम एक ही फसल बोते रहते हैं तो विशेष जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं मिट्टी के, उनकी कमी हो जाती है और फसलें कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पर अनाज कृषि की जा रही है वहाँ पर अगली बार चारे की फसलें ली जाए, जहाँ चारे की फसलें ली जा रही है वहाँ पे अनाज कृषि की जाए। तो ऐसे बदल के फसलों को बोया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊ क्षमता वो बनी रहे। इस कृषि के अंतर्गत आधुनिक कृषि यंत्रों, रासायनिक और वनस्पति खाद के गहन उपयोग पर अधिक पूंजी व्यय है वो की जाती है। यानी कि इसमें कृषि यंत्र है उनका उपयोग भी अधिक होता है, रासायनिक या वनस्पति खाद है उसका उपयोग भी किया जाता है। इसके कारण पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि पशु है तो निश्चित तौर पर पूंजी की अधिक आवश्यकता है और गहन कृषि की जा रही है तो इसलिए भी पूंजी की आवश्यकता अधिक रहती है। इस कृषि में कृषक है वो कृषि कार्यों में अधिक निपुण होते हैं, यानी क्योंकि दोनों कार्य करें तो इसका मतलब वो इन कार्यों में एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं। इस प्रकार की कृषि में कृषि के वैज्ञानिक स्वरूप का उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि जिस तरीके से कृषि कर लिया, पशुपालन कर लिया या घर के लिए, क्योंकि ये कमर्शियल वे से किया जाता है तो इसमें आधुनिक तकनीक या आधुनिक स्वरूप है, वैज्ञानिक स्वरूप है, उसका उपयोग किया जाता है। जो हमने डेयरी फार्मिंग में देखा वो सारी सुविधाएं, वो सारी विशेषताएं इसके साथ भी जुड़ी होती है। कहाँ पर की जाती है ये पता करते हैं। जो मिश्रित कृषि के मुख्य भाग हैं पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, उनमें है उत्तर पश्चिमी यूरोप, सबसे पहले आएगा उत्तर पश्चिमी यूरोप है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग है, यूरेशिया का पूर्वी भाग है जो रशिया के साथ लगता है, साउदर्न यूरोप है, इटली, स्पेन, पुर्तगाल आ जाएंगे। साइबेरिया के जो दक्षिणी भाग है वो हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के कुछ तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। तो आज के सेशन में, इस एपिसोड में हमने 3 प्रकार की फसलों के बारे में जाना, समझा। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हमने समझा विस्तृत वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, उसके बाद हमने समझा डेयरी फार्मिंग क्या होती है, कहाँ की जाती है, और तीसरा मिश्रित कृषि क्या होती है और ये कहाँ पर की जाती है, कहाँ पर इस प्रकार के कृषि का प्रचलन है। तो ये आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अगर आपको हमारा सेशन, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।